खलीजी ममालिक को तो मजबूत ईरान नहीं चाहिए ना। अभी आपको पता है कि ब्रिक्स इजलास हुआ है, वहाँ पर ईरान और यूएई में बड़ी शदीद इख्तलाफात हमें सामने आए हैं। और इख्तलाफात किस बात पर थे? भारत इसको होस्ट कर रहा था इजलास को, तो इसराइल के ख़िलाफ़ जी नरम ज़ुबान इस्तेमाल करें, इस बात पर जी वहाँ पर इख्तलाफ हो रहा है। और भारत जो है वो चाहता है कि इसराइल के ख़िलाफ़ जी कोई ऐसी जी। बात ना हो जाए। तो खलीजी ममालिक के बारे में तो यही कहा जा रहा है कि वो चाहते हैं कि हमें कमज़ोर ईरान मिले। इतना मजबूत ईरान तो उनको अफोर्डेबल ही नहीं है, तो फिर क्या होगा? देखें, ये तो उनकी देरीना ख्वाहिश रही है ना। लेकिन ईरान ने 47 साल से खलीजी ममालिक की तैयारी नहीं की थी। खलीजी ममालिक या इसराइल तो उनके लिए कोई मसला नहीं है ईरानियों के लिए। देखा ना आपने, हम्म। इसराइल ने, अमेरिका ने मिलकर जब 40 दिन का तक तक की जंग नाफिज की। और आपने अभी रिसेंट एक और खबर पढ़ी होगी जो मीडिया में बहुत गर्दिश कर रही है कि जंग के इब्तदाई दिनों के अंदर ही इसराइल ने अपने आयरन डोम सिस्टम्स को दुबई में उतारा और उनके जो उसका जो स्टाफ था उसको भी दुबई में उतारा ताकि ईरानी मिसाइल से दिफा किया जा सके। तो कितनी बड़ी डेवलपमेंट है। वो खलीजी ममालिक जो पूरी मुस्लिम दुनिया को लीड करने की सलाहियत रखते थे, वो तो इसराइल के बगल बच्चे बने हुए हैं। दुबई तो उनका एक दूसरा सूबा बना हुआ है। दुबई और बहरीन ये दो ऐसे इलाके थे कि जो मुकम्मल इसराइल की कोऑर्डिनेशन में थे और इसराइल के छोटे छोटे दो सूबों के तौर पर काम कर रहे थे। तो आपने देखा जो है ना, वो फिर आखिर में जल्लत मुकद्दर बनती है और दोनों का हाल आपने चेक किया। और अभी पूरी कोशिश ये है, चाइना भी जाके आए, यूएई के जो जिम्मेदारान हैं वो तो चाइना भी गए थे, उनसे कहा कि आप ईरान के बारे में ये मामलात करें और हमारी हेल्प करें। और ईरान को तो उन्होंने कान से पकड़कर कहा कि आप यहाँ से निकल जाएं। आप इस वक्त इसराइल का एक सूबा हैं या इसराइल के बगल बच्चे हैं, आपकी इससे ज्यादा कोई हैसियत नहीं है। लिहाजा ईरान के मामले में हमारे पास दोबारा नहीं आइएगा। तो अब खलीज के अंदर भी मैं बड़ी तब्दीली देख रहा हूँ। पिछले दिनों में देख रहा था ईरानी हुज्जाज कराम का सऊदी अरब में बेहतरीन इस्तकबाल किया गया। जब वो फ्लाइट से उतरे तो एयरपोर्ट के ऊपर उनके गलों में सऊदी हुकाम की तरफ से या उनके जिम्मेदारान की तरफ से हार डाले गए, उनको जी। गिफ्ट दिए गए। तो मैं समझता हूँ कि ये एक ऐसी अलामत है और एक ऐसी तब्दीली है कि जिससे लगता है कि मसलन पाकिस्तान, कतर, सऊदी अरबिया, मिस्र और तुर्की, ईरान मिलकर इस खित्ते के अंदर खुद एक कोई अलायंस बनाएंगे और अमेरिका के जाने का वक्त हुआ चाहता है मेरे हिसाब से। सिर्फ और सिर्फ दुबई और बहरीन, ये दो ऐसे इलाके, तीसरा उर्दून, ये तीन ऐसे इलाके हैं कि जहां पर शायद अमेरिका किसी हद तक रहने के काबिल रहे। बाकी के इलाकों से मुझे लगता है कि अमेरिका की खुदा हाफिजी का वक्त हुआ चाहता है। तो गल्फ के अंदर भी तकसीम है। ये दो स्टेट उर्दून को मिला के तीन, मसलन दुबई, उर्दून, बहरीन, ये तीन स्टेट्स ऐसी हैं कि जो मुकम्मल जो है वो इसराइल का एक सूबा बन चुकी हैं। तो इन इनसे हो सकता है कि इनका सहारा लेकर कुछ मामलात हों। या फिर ये भी आप एक बात नोट कर लीजिएगा, पाकिस्तानी मीडिया पे मैंने ये बात अभी तक शायद किसी और मीडिया पे भी नहीं सुनी है। एट द एंड इवेंचुअली जो है वो गल्फ दो हिस्सों में तकसीम हो जाएगा। गल्फ की कुछ स्टेट्स जो हैं वो इसराइल का हिस्सा बन जाएंगी, इसराइल का एलाई बन जाएंगी। और जो बाकी स्टेट्स हैं वो पाकिस्तान और ईरान और तुर्की के साथ मिलकर अपना एक अलायंस बनाएंगी। तो ये खित्ते के अंदर एक बहुत बड़ी तब्दीली होगी और पावर शिफ्टिंग का एक नया दौर जो है वो इधर शुरू होने वाला है। मुर्तज़ा साहब, ये ज़रा बताइए कि खलीजी ममालिक की आखिर मजबूरी क्या है? देखिए ना, इतने अमरीकी अड्डे वहाँ पर मौजूद रहे और वो कहते हैं जी कि हमने तो ये ईरान पर हमले करने के लिए तो अमेरिका को ये अड्डे नहीं दिए थे, हमने तो अपनी हिफाजत के लिए दिए थे। ईरान ने हम पर अटैक किया तो वो गलत किया है। अभी रिसेंटली जीसीसी इजलास भी हुआ है, उसमें उनको सिर्फ वो बात नज़र आई है जब ईरान ने उन पर वहाँ की बेसिस पर अटैक किया है। उससे पहले जो अमेरिका की तरफ से ईरान पर हमले किए गए, टॉप टियर की लीडरशिप को टारगेट किया गया, फौजी जो उनके अहदाफ थे उनको निशाना बनाया गया, बहुत से स्कूलों को तबाह किया गया, वो नज़र नहीं आया खलीजी ममालिक को। सिर्फ ये बात नज़र आई कि ईरान ने आबनाए हुर्मुज़ बंद करके ठीक नहीं किया, ईरान ने जवाबी हमला देकर ठीक नहीं किया। तो ये जो खलीजी ममालिक की आंख पर पट्टी बंधी हुई है, ये कब उतरेगी? अभी तक उनको रियलिटी चेक नहीं मिला। नहीं, रियलिटी तो उन्हें मालूम है ना। देखिए ना, जिस इंसान ने खुद इस काम के अंदर शराकतदारी रखी हो, अमेरिका, डोनाल्ड ट्रंप साहब जंग के दौरान कई बार ये कहते रहे कि मुझे जो खलीजी ममालिक हैं उनकी बड़ी सपोर्ट हासिल है। मैं यूरोप से नाराज हूं, इन्होंने मेरा साथ नहीं दिया। मैं नेटो से नाराज हूं, इन्होंने मेरा साथ नहीं दिया। ये बीगी बिल्ली हैं, कागजी शेर हैं, आपने देखा। और कहा कि ये तो मेरे लिए तो खलीजी ममालिक के लीडर बहुत अच्छे हैं जिन्होंने मेरे साथ मिलकर कंधे से कंधा मिला के शेर की तरह लड़ा और किसी खलीजी मुल्क की तरफ से इसकी कंडेमनेशन नहीं आई। किसी ने ट्रम्प के इस बयान को रद्द नहीं किया, नंबर वन। नंबर टू, इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं ये शरीक थे इस ख्याल के साथ कि अमेरिका और इसराइल मिलकर ईरान को दबा देंगे और इस खित्ते के अंदर यानी हमारी मनमानी चलेगी। हम अमेरिका और इसराइल के साथ मिलकर जिस तरह से चाहेंगे यहाँ से तजारत करेंगे, अब्राहम एकॉर्ड और ये सारी चीजें, और जो इनके तेल का मंसूबा था और ये चंद कॉरिडोर्स थे, ये सारी आजादी के साथ हम जरा सारा काम करेंगे। जी। लेकिन ये शर्मिंदा ताबीर नहीं हुआ।
नंबर टू, इस खित्ते के अंदर उनको खतरा किससे था, सवाल यह है। इसराइल से खतरा था, इसराइल का तो वो दूसरा सूबा बने में। गजा में जब 70,000 लोगों को मार दिया गया, कई हजार लोगों को जीरे बार दफन कर दिया गया, जो मलबा है उसके नीचे कितने लोग दफन है उनका अंदाजा नहीं है। ये जो दुनिया में 70,000 का फिगर बताया जाता है, ये तो वो फिगर है कि जो शहादतें, जो अमवात हुई है वहां लोगों की, जिनकी डेड बॉडीज मिल गई हैं। मलबे के नीचे कितने लोग दबे हुए हैं उसका तो कुछ पता ही नहीं है, क्योंकि वो, आपने उसकी हालत देखी है, वो ऐसा इलाका है कि वहां मलबा उठाने की इस वक्त ना सकत है, ना सलाहियत, ना मशीनरी है, ना इंस्ट्रूमेंट्स है। तो उस 70,000 लोगों के जनाजों के ऊपर जिन ममालिक के मुंह से अलिफ नहीं निकला, उनको किस चीज से खतरा था? अमेरिका के अड्डे क्यों बनवाए? ईरान ने तो आज तक किसी भी स्टेट में हमला नहीं किया। ईरान की बराह रास्त दुश्मनी इसराइल से थी, अरब ममालिक से कब थी? तो ये अड्डे किस चीज के लिए बनाया था? अच्छा चले ठीक है, आपने अड्डे बनवा दिए वहां पे, आप अपनी हिफाजत के लिए बनवाए ना। आप अपने ही ममालिक के अड्डों से ईरान के ऊपर हमला करवा रहे हैं 2 दफा। एक दफा 12 रोजा जंग में वहां से हमला हुआ, फिर एक दफा, जबकि 12 रोजा जंग के बाद ईरान ने एक एक मुल्क जाकर विजिट किया। अच्छा, हुज्जत तमाम की है, अपनी जिम्मेदारी निभाई है कि अमेरिका ऐसा इरादा रखता है, हमें इसकी इंटेलिजेंस रिपोर्ट मौजूद है हमारे पास कि ये होगा। आपसे हमारी गुजारिश ये है कि अपने अड्डों को, अपनी जमीन को हमारे खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देना। अगर ये हुई तो फिर हमसे गिला नहीं करना, क्योंकि हम आपको इस जुर्म में शरीक मानेंगे। क्योंकि हम्म। आपके घर से अगर कोई हमारे घर पे फायर करेगा तो हम बदले में आपके घर पे फायर करेंगे, और वही नुकसानात देंगे आपके घर को भी जो हमारे घर में होंगे। तो ये तो पहले ही ईरान कह चुका था। बस इसका मतलब ये है कि इन्होंने जानते बूझते हुए ये काम किया, तो इनका क्लेम ही गलत है। बल्कि ईरान का ये क्लेम होना चाहिए कि मेरे यहाँ जो शहादतें हुई हैं, मेरे यहाँ जो इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हुआ है, मेरे यहाँ जो आम आबादियां तबाह की गई हैं, जो बिल्डिंगें तबाह की गई हैं, उन सब की पेमेंट बल्कि अरब ममालिक से निकलवाई जाए। क्योंकि अमेरिका तो जो जंग लड़ रहा है, ट्रंप तो खुलेआम कह रहा है कि मैं तो गल्फ स्टेट्स के पैसे से जंग लड़ रहा हूं, वरना इतनी देर तक इस जंग को सस्टेन करने का कोई मकसद बनता ही नहीं है। अच्छा मुर्तज़ा साहब, ये ज़रा बताइए, मुश्तबा खामनाई के हवाले से क्या इतलात हैं? फील्ड मार्शल ने जब विज़िट किया तेहरान में तो 3 दिन वहाँ पर उन्होंने क़याम भी किया, और इतलात यही है, उनकी बड़ी कोशिश थी कि मुलाकात हो जाए मुश्तबा खामनाई से, क्योंकि डिसीजन जो है वो उन्होंने लेना है, लेकिन मुलाकात नहीं हो पाई। कभी अभी भी, भी अभी भी लग यही कभी रहा भी है। नहीं होगी, जी। कभी भी नहीं होगी। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर चले जाएं, या डोनाल्ड ट्रंप चले जाए, या अमेरिका की टीम चले जाए, या कोई और इंसान चले जाए, कभी भी नहीं होगी। क्योंकि वो पिछले तजर्बात से सबक हासिल कर चुके हैं। और ईरानी अवाम का ये नारा है कि सैयद मुश्तबा को कभी भी उस वक्त तक बाहर ना लाया जाए जब तक हमें यकीन ना हो जाए कि हालात हमारे हक में हैं। और ये जंगबंदी का सिलसिला जो है वो तजमीनी कैफियत में नहीं, जमानती जंगबंदी हो चुकी है, और आइंदा ऐसी मिस्टेक्स नहीं होंगी। क्योंकि हमने एक रहबर को खो दिया है, हम नहीं चाहते हैं कि हमारा दूसरा रहबर किसी भी बिना पर किसी मुश्किल में पड़े और हम रहबरियत से खाली हों, हमारे यहाँ कोई क्राइसिस पैदा हो। तो सवाल यह है कि ईरान की जब 90% अवाम ये कह रही है कि हमें मुश्तबा खामनाई की सलामती अजीज है, लिहाजा हम नहीं चाहते हैं कि वो बाहर आए, हम चाहते हैं कि जहां भी रहें सलामत रहें और हमें लीड करें। 90% ईरान की आवाम जब मुतमईन है ना, तो फिर ये बाहर के शोशा और ये सारी चीजें, ये खाता बहुत पुराना हो गया है कि बाहर निकालने के लिए एक हाइप क्रिएट की जाए और सारा मामला, ताकि वो प्रेशर बढ़े। अब वो जमाना चले गया। ईरान की आवाम में डिवीजन नहीं है, पहले तो किसी हद तक डिवीजन थी तो बात बन जाती थी, मुखालफतें हो जाती थी। अब तो ईरान की आवाम में डिवीजन नहीं है। 90-95% लोग कह रहे हैं कि भाई मुश्तबा खामनाई को चाहिए कि वो जहां हैं सेहत और सलामती के साथ रहें, हमारी रहनुमाई करें, हमारे हमारे हमें हमारे रहबर की जान अजीज है। हम इस अरसे में एक दूसरा दुख अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, लिहाजा हम उनके कॉल पर लब्बैक कहते हैं। हमें जब उनका पैगाम पहुंचता है तो हम उस पर मिनो अमन करते हैं। तो जब ये कैफियत हो जाए ना, तो फिर ये प्रोपेगंडे जो किए जाते हैं, इनकी जर्रा बराबर भी अहमियत नहीं रह जाती। लिहाजा मेरी नजर में ये टॉपिक जिसको हाईलाइट किया जा रहा है ना, ये बाहर हमारी मीडिया की जीनत तो बन सकता है, लेकिन ये ईरान के अंदर इसका रद्दी बराबर भी कोई असर नहीं है इस प्रोपेगेंडे का।